ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। आपने पहले वाली फाइल हमने कवर अप कर ली थी, वहां पर ऑलमोस्ट हम इंसुलिन के पास पास थे कि इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है और क्या उसके जो है ना वो किस तरह जो है वो ग्लूकोज को मैनेज करने के अंदर हमारा जो है ना वो हेल्प कवर करती है। बेसिकली होता यह है कि जब आप फूड खाते हो ना तो जैसे हम फूड का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड फूड है जिस भी फॉर्म में, एट द एंड उसने ग्लूकोज ब्लड का ग्लूकोज लेवल राइज करना है। ठीक है। तो अब उसको वापस, यानी कि अब ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ गया, अब ब्लड से आगे सेल्स में जाना है। सेल्स कौन से? मसल सेल है, लिवर है, फैट सेल्स हैं, जहाँ जो भी है इसका मेन टारगेट उसका कौन सा होता है? मसल सेल्स, क्योंकि जिनको एनर्जी चाहिए, जिनको ग्लूकोज चाहिए। ठीक है। तो अब होता ये है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गया है तो फिर उससे इंडिकेट होता है कि इंसुलिन लेवल को एक सिग्नल जाता है कि आप इंसुलिन को रिलीज करें। जब इंसुलिन ब्लड के अंदर आ जाती है तो इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन अटैच करती है रिसेप्टर साइट के ऊपर, यानी कि सेल है ना, अगर जो मसल सेल है जो कि ब्लड के साथ कनेक्टेड है, लाइक ब्लड के अंदर नहीं है लेकिन ब्लड सप्लाई उस मसल सेल तक जा रही है। अब होगा ये कि इंसुलिन आएगी और उसके ऊपर क्या कर जाएगी? अटैच कर जाएगी। अब जब अटैच कर गई है, जब इंसुलिन जब सेल के ऊपर अटैच करेगी तो उससे जो है वो ओपनिंग ऑफ सेल होगा, या इन शॉर्ट एक पाथवे बनेगा जिसके थ्रू ग्लूकोज जो है जो ब्लड के अंदर हाई हुआ हुआ है वो सेल के अंदर जाएगा और जाकर क्या हो जाएगा? या तो स्टोर हो जाएगा अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, या फिर उसको हम आगे प्रॉपर एनर्जी फर्दर जो है वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर लेगा सेल उसको। तो इस तरह ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा डाउन। अब होता ही है कि ग्लूकोज आ कहाँ से रही है? इंसुलिन जो है, सॉरी, इंसुलिन कहाँ से आ रहा है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज बाय एक्सोसाइटोसिस एंड बाइंड ऑन इंसुलिन रिसेप्टर ऑन मसल एंड एडिपोज सेल्स। अब ये पेंक्रियाज के बीटा सेल, पेंक्रियाज के दो सेल होते हैं, एक अल्फा सेल एक बीटा सेल। अल्फा सेल बेसिकली ग्लूकागोन को रिलीज करता है, जो कि तब रिलीज होता है जब बॉडी का ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो? डाउन हो। ठीक है। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। अब इंसुलिन आएगा और उसको जाहिर सी बात है जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेज देगा तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? उससे आगे जो है वो जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और है ट्रांसपोर्टर है, ग्लट फोर। हमने ये पीछे पिछली फाइल के अंदर बहुत सारे जो है ना ग्लट्स पढ़े थे कि डिफरेंट ग्लट्स के डिफरेंट काम होते हैं। अब बेसिकली ग्लट फोर जो है ये कहाँ पर होगा? ये सेल के अंदर होगा, उस सेल के अंदर जिसके अंदर हमें ग्लूकोज भेजना है थ्रू इंसुलिन। अब होगा ये कि इस तरह एक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आर ई आर होता है। आर ई आर इज व्हाट इज आर ई आर? आर ई आर इज बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, नाइन्थ क्लास में हम ऑर्गेनेलीज काफी सारी पढ़ी थी। ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो ग्लट फोर प्रेजेंट है। अब वहां से ये रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद दिए जाएगा गोल्जी वेसिकल्स के अंदर, यानी कि गोल्जी अपरेटस क्या करेगा? इन ब्लड फोर को पकड़ेगा, इसको इसके इर्द गिर्द एक लेयर बना देगा। जिस तरह वेसिकल को क्या कहते हैं? मतलब एक पाउच बना देगा, उसको हम कह देंगे गोल्जी वेसिकल्स, जीएसपी। अब वो गोल्जी वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन तक लेके जाएंगे, यानी कि अंदर सेल के अंदर की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर सकूं हल्का फुल्का, तो इस तरह करके अगर सेल है ना, तो यहाँ पर आर ई आर के पास ये बना, फिर गोल्जी अपरेटस के पास इस तरह की इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। अब उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स ने इसको यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के पास ला के रख देने के तुम सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाओ। और सेल मेम्ब्रेन के जब पास आ जाएगा वहां पर एक रिएक्शन होगा जिसे हम क्या कहते हैं? टेटरिंग। टेटरिंग रिएक्शन, जिसके अंदर जीएसपी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट का मतलब है जुड़ेंगे, और उसके बाद फ्यूजन हो जाएगी। अब जब फ्यूजन हो जाएगी ना तो इसका मतलब ये है कि अब जो जीएसवी है, यानी कि ये जो गोल्जी वेसिकल है जिसके अंदर ग्लट फोर था, जो ग्लट फोर की गोल्जी वेसिकल थी, ये वहां पर अब सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन गई है। ठीक है। तो इससे क्या करेगा ये? जिस तरह इनके फ्यूजन कैसे होगी? लिपिड बाय लेयर, जीएसवी जो गोल्जी वेसिकल है इसकी भी लिपिड बाय लेयर होती है। लिपिड बाय लेयर से मुराद है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन या इसके जो आउटर लेयर है ना उसके अंदर लिपिड पोर्शन होगा, और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन का भी लिपिड पोर्शन होगा। तो ये लिपिड पोर्शन दोनों क्या करेंगे? आपस में अटैच हो जाएंगे। अटैच होके एक पाथवे बना देंगे, एक रास्ता दे देंगे जिसके थ्रू जो इंसुलिन है वो दूसरी साइड से अटैच होगी और ग्लूकोज को अलाउ कर देगी कि वो सेल के अंदर एंट्री कर दे। आगे है व्हाट इज ब्लड टिश्यू बैरियर। अब ब्लड टिश्यू बैरियर इज बेसिकली, वेट अ मिनट, ओके। तो ब्लड टिश्यू बैरियर इज बेसिकली एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ वेसल्स आर सेमी परमिएबल एंड सम मॉलिक्यूल नीड ट्रांसपोर्टर टू क्रॉस इट। अब वही बात जो सेल मेम्ब्रेन की, ये एंडोथेलियल लाइनिंग से मुराद है कि आउटर लाइनिंग जो है। भाई है। हम्म। अब्दुल्ला ने वो सेंड की है। ओके, अब्दुल्ला ने सेंड की है। ठीक। तो मत करेगा मैं। भाई मुझसे बातें कर रहे हो?
ओके सर। तो blood tissue barrier, endothelial lining of vessel are semi-permeable and so some molecule need transporters, gluts, etc. to cross it. अब बेसिकली हो क्या रहा है कि हर एक सेल की एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, कुछ को वो अलाउ करती है कि वो उसके इर्द गिर्द आ जा सकें, कुछ को वो नहीं करती। जैसे कि ग्लूकोज को मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही, कुछ मेम्ब्रेन नहीं अलाउ कर रही। अब जैसे नीचे एग्जांपल देता है, सम इवन हैव एडिशनल एपिथेलियल लेयर फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कुछ के अंदर एडिशनल एपिथेलियल लेयर होगी कि कुछ भी इंटर ना करे, ठीक है। और हर एक को प्रॉपर ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि स्किन है, अब इसका कोई बैरियर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्किन सेल्स है ना, उसके अंदर ग्लूकोज को इंटर करने के लिए किसी किस्म का कोई ट्रांसपोर्टर, ये ग्लट वगैरह जो हमने पढ़े हैं ये मसल के लिए है। स्किन सेल के अंदर अगर आपने ग्लूकोज का लेवल ग्लूकोज ने इंटर करना है तो उसको किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इजिली जो है ना फ्रीली मूवेबल है। इसकी वजह से अगर आप स्किन का सिर्फ स्किन के अंदर से ग्लूकोज लेवल मेजर करते हो तो एज इट इज ब्लड का जो है ना वो ग्लूकोज लेवल होगा। नेक्स्ट है ग्लिसमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लिसमिक लोड। अब बेसिकली ग्लिसमिक इंडेक्स ये होता है कि किसी फूड द इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल above the baseline fasting level after eating a defined amount of carb food usually 50 gram compared with same amount of carb as pure glucose। अब इसका ग्लिसमिक इंडेक्स इज सिंपली ये बताता है कि कोई भी एक फूड जो है उस वो कितना जल्दी जो है वो ग्लूकोज का लेवल राइज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना जल्दी राइज करता है। जबकि ग्लिसमिक लोड क्या कहता है कि कितना जल्दी के साथ साथ कितना ज्यादा राइज करता है, ये भी बताता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुई है। हाँ सही है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। ग्लिसमिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि कितना जल्दी ग्लूकोज का लेवल राइज करता है, और ग्लिसमिक लोड का मतलब ये है कि कितना ज्यादा राइज करता है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे उन्होंने नीचे दी हुई है, कैरेट्स है ना। अब मैं एक सिंपल सी है ग्लिसमिक इंडेक्स की बेस, ये अलग ग्लिसमिक इंडेक्स अलग चीज है और ग्लिसमिक लोड अलग चीज है। अब ग्लिसमिक इंडेक्स के अंदर अगर आप किसी चीज को डिफाइन करना चाहते हो तो आप देखोगे कि हमने 100 ग्राम आपने प्योर ग्लूकोज का लेवल दिया, किसी को इंटेक करवाया। जैसे कि ब्रेड होती है, व्हाइट ब्रेड होती है, वो टोटली ग्लूकोज होती है, या प्योर ग्लूकोज आप मेडिसिनल फॉर्म में आता है, वो इंटेक करवाओ, ठीक है। और उसके बाद कंपेयर किया एक फूड को, ये एक्सपेरिमेंट से ये हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गल उन्होंने एप्पल दिया, ठीक है। अब उसको कंपेयर करना है और उससे फिर उन्होंने एक उसका वैल्यू निकाली, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि जिसका ग्लिसमिक इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि वो उतना ही फास्टली क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल राइज कर देगा, मतलब फौरन एब्जॉर्ब होगा, फौरन ग्लूकोज का लेवल राइज कर देगा। तो जितना ज्यादा होगा उतना ग्लिसमिक इंडेक्स ज्यादा होगा। इस वजह से डायबिटीज वाले पेशेंट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं कि हाई ग्लिसमिक इंडेक्स वाले फूड्स और फ्रूट्स, यानी कि बहुत ज्यादा मीठे वाले जो है ना वो नहीं खाने होते, क्योंकि वो ग्लूकोज का लेवल बहुत जल्दी राइज करते हैं। सेकंड थिंग इज ग्लिसमिक लोड। अब बेसिकली ग्लिसमिक लोड क्या है, ग्लिसमिक लोड से मुराद ये है कि कितना ज्यादा जो है वो उसने राइज किया। पहले तो हम ये थे ना बस कितनी जल्दी वो राइज कर रहा है, ठीक है। अब है कि कितना ज्यादा राइज कर रहा है। जैसे कि वो कहते हैं कि जीआई ऑफ कैरेट इज हाई बिकॉज इट रेजेस ब्लड ग्लूकोज फास्टली। अब कैरेट्स अगर आप खाते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फौरन राइज कर जाता है, लेकिन इसका जी एल लो है। अब फौरन तो राइज कर रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा राइज कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने चेक किया, कैरेट्स देने के बाद उन्होंने चेक किया, तो फौरन देने के बाद फौरन चेक किया तो ग्लूकोज लेवल राइज कर चुका था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर चुका था। लाइक उसने कहा कि सिर्फ इतने कैरेट्स लो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 6.13 ग्राम ऑफ कार्ब होता है। तो इस तरह इन दोनों चीजों को हम डिफाइन करते हैं। कितना जल्दी करेगा ये होगा ग्लिसमिक इंडेक्स, और कितना ज्यादा करेगा ये होगा ग्लिसमिक लोड। ये मैंने इसलिए डिटेल से बताया है क्योंकि ये 8वें सेमेस्टर तक समझ नहीं आ रही होती चीज बच्चों को। आगे फैक्टर अफेक्टिंग जीआई। ग्लिसमिक इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अमाउंट, एक मील के अंदर कितने अमाउंट ऑफ कार्ब्स हैं वो आएगा। कंपोजिशन ऑफ करंट एंड प्रीवियस मील। ग्लिसमिक इंडेक्स, हम जारी सी बात है ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करते हुए, अब ग्लिसमिक इंडेक्स हमने किसी फूड का कैसे डिफाइन करना होता है, हम बताते हैं कि इसको फूड देंगे और उसके बाद उसका लेवल चेक करेंगे, ग्लूकोज लेवल, ठीक है, कि कितना जल्दी किया। अब उसकी वजह से उसको अफेक्ट कौन कौन कर सकता है, कि लाइक हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये कंडीशन हो जिसकी वजह से ये चीजें अफेक्ट हुई, तो इन चीजों को सारों को हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। उनमें सबसे पहले अमाउंट ऑफ कार्ब इन मील। ये तो हमारा है ना कि मील के अंदर कार्ब कितने, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो राइज कर जाएगा, उतने जल्दी भी राइज कर सकता है, तो इट डिपेंड्स। आगे कंपोजिशन करंट एंड प्रीवियस मील। कंपोजिशन में है कि अब जो खाना खाया, जो प्रीवियस मील खाया था, हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स हो, और जो अब हम फूड एक स्पेसिफिक चेक करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर इशू आ सकता है, जाहिर सी बात है रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जितनी ज्यादा एक्टिविटी की है उतना ग्लूकोज लेवल इस्तेमाल हो रहा होता है, तो जैसे ही आप खाते हैं वो फौरन उसको एब्जॉर्ब करता है और इस्तेमाल कर लेता है।
या इस्तेमाल नहीं करता, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह ये चीजें अफेक्ट करती हैं ग्लिसमिक इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर ग्लूकोज टॉलरेंस है, एक अगला जो पेशेंट है वो कितनी जल्दी जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में या उसको मैनेज कर सकता है, तो उसकी मैनेजिंग पावर, चॉइस ऑफ रेफरेंस फूड, किस फूड से कंपेयर किया उसकी बेसिस पे भी जीआई फर्क करेगा। अगर हम ब्रेड लेते हैं तो उसका आई थिंक 50 है, अगर प्योर ग्लूकोज लेते हैं तो 100। तो इस तरह का डिफरेंस आता है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डाइजेशन, और जिस बंदे के अंदर हम उस फूड का जीआई चेक कर रहे हैं उसका क्या डाइजेशन रेट क्या है और उसके क्या यानी कि रेट है, ठीक है, डाइजेशन उसकी ठीक है या क्या चीज है। इंटरनल फैक्टर के अंदर ये है कि फूड फॉर्म, राइपनेस, लोकेशन ऑफ ग्रोथ एंड वैरायटी। तो ये सारी चीजें फूड फॉर्म से मुराद ये है कि लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये सारी चीजें भी जीआई को अफेक्ट करती हैं। राइपनेस पक्का हुआ है, लोकेशन ऑफ ग्रोथ से और वैरायटी वगैरह इसकी क्या है, वो सारी चीजें जीआई को अफेक्ट करती हैं। कोई ये कंफर्म करेगा ये जीआई है या जीएल है, ये कंफर्म करना। अब एक्सरसाइज कॉज ट्रांसलोकेशन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम जीएसवी टू सेल मेम्ब्रेन। हमने ऊपर जीएसवी की बात की थी ना यहाँ पे करके कि जीएस जो जब तक अंदर से ब्लड फोर, सिर्फ इंसुलिन नहीं काम कर रहा ग्लूकोज की अपटेक के अंदर, जब तक अंदर से ब्लड फोर आकर मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं करेगा इंसुलिन कोई काम नहीं कर सकती। तो जो एक्सरसाइज है ना ये ब्लड फोर को क्या करती है, उसकी मूवमेंट करवाती है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ताकि ब्लड फोर का एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाए। अब इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हो कि कैसे एक्सरसाइज जो है वो ग्लूकोज का लेवल या डायबिटीज के अंदर जो है वो हेल्पफुल होती है ग्लूकोज के लेवल मेंटेन करने में। ये कुछ डेफिनेशन है, आपको पता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ओ लाइसिस, लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की तोड़ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब था न्यू, तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, फैट, ठीक है, उसके अलावा ये जीएल है, ये कंफर्म हुआ है, ये जी आई नहीं है, ये जीएल है, एल छोटा लिखा गया, कि कितना फास्टली उसका ग्लूकोज लेवल राइज कर रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अंदर फैट और प्रोटीन आती है कि जब ग्लूकोज का लेवल डाउन कर जाएगा तो फिर बॉडी शिफ्ट करती है मैकेनिज्म को फैट की तरफ, के फैट से एनर्जी ले और फिर प्रोटीन की तरफ। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये पाथवे हैं जिसके जरिए जो है ना वो निकोटिनामाइड एडेनी, ये एनएडीपीएच और ये पेंटोजीज वगैरह बनती हैं, और ये एनएडीपीएच जो है ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है और ये बाकी डिफरेंट काम के लिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और क्रेब्स साइकिल, द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू यील्ड CO2 एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है। अब टीसीए साइकिल जो है इससे जो है ना एसिटाइल कोए ये बन रहा होता है फैट से, तो एसिटाइल कोए जो है ये हाई एनर्जी के आगे जाके बनता है, ठीक है, पायरुवेट, और उससे आगे जाके ये एक जगह पे इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो एसिटाइल को ए की ऑक्सीडेशन और उससे आगे एनर्जी प्रोड्यूस होना, इस रिएक्शन को टीसीए साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोजिनोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। मतलब क्या है, आपने फूड खाया, ग्लूकोज का लेवल राइज किया, ग्लूकोज जितनी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी, एक्सेस जो ग्लूकोज था वो सारा किसमें जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। अब इसकी मेजर साइट्स कौन सी हैं, स्केलेटल मसल्स, मसल्स के अंदर बनेगा और लिवर के अंदर जाके स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अब हमने तो खाना खा लिया, अब खाना खाते ही ग्लूकोज बॉडी के अंदर गया, जितना जितना इस्तेमाल था हो गया, उसके बाद 6 8 घंटे हमने नहीं खाना खाना, तो 6 8 घंटे कहाँ से एनर्जी आएगी, तो वो ग्लाइकोजन से आती है। बेसिकली ग्लाइकोजन ग्लूकोज एक्सेस जो ग्लूकोज होता है बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। कहाँ कहाँ पे, मेजरली कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर, और माइनर साइट्स के अंदर किडनी, हार्ट और अदर टिश्यूज हैं जहां पर वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेती है। तो जब हम खाना खाने के 10 15 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो फिर बाद में भी तो इन एक्टिविटीज करनी है, बाद में भी काम करने हैं, तो फिर वो वहां से स्टोर्ड ग्लाइकोजन से आगे ग्लूकोज बनता है और उससे एनर्जी आती है। अब ये है ग्लाइकोजन की स्टोरेज लिवर और स्केलेटल मसल के हिसाब से वेटेज कितना है, 7% ऑफ वेट ऑफ लिवर, और ये सिर्फ 1% है स्केलेटल मसल के अंदर। लिवर के हिसाब से, हालांकि लिवर, देखो स्केलेटल मसल बहुत ज्यादा है, ओवरऑल स्केलेटल मसल की बात कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल का वेटेज या परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लिवर की परसेंटेज कम है, तो थोड़े से लिवर के अंदर 7% वेट ऑफ लिवर क्या है, ग्लाइकोजन है, जबकि स्केलेटल मसल का 1% वेट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अमाउंट की हवाले से बात करोगे तो स्केलेटल मसल के अंदर 500 ग्राम स्टोर हो रहा है, ग्राम्स में अगर चलते हो, परसेंटेज के अंदर लिवर के अंदर, परसेंटेज कंपैरेटिव परसेंटेज के अंदर लिवर के अंदर ज्यादा है, और अगर अमाउंट की बात करोगे तो ग्लाइकोजन जो है वो लिवर के अंदर 100 ग्राम स्टोर हो रहा है और स्केलेटल मसल के अंदर 500 ग्राम स्टोर हो रहा है। बाकी आप ये पढ़ लेना, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ओवरऑल प्रोसीजर ये है
ये क्या कौन सा प्रोसीजर है ग्लाइकोजन के बनने का। आफ्टर क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। अब आपकी वो केस स्टडीज भी थी कि अगर ग्लूकोकाइनेज नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा। अब ग्लूकोकाइनेज बेसिकली होता है मसल सेल्स के अंदर और हेक्सोकाइनेज जो है वो लिवर सेल के अंदर होता है। तो अगर ग्लूकोकाइनेज की कमी हो गई है तो मसल सेल्स इस्तेमाल ही नहीं कर सकते उसको। ग्लूकोज ये ग्लाइकोजन की स्टोरेज के लिए जरूरी नहीं है, ये ग्लूकोज की अंदर एंट्री के लिए जरूरी है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना ही बनना है। जब भी आपने अगर आपने ग्लूकोज अब ग्लूकोज बाहर से आया, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसने बनना ही बनना है। तो अगर ग्लूकोकाइनेज नहीं हो रही इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज कभी भी स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके वो कभी भी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग यूटीपी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। ठीक है, पहला स्टेप तो आपको पता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है, ये तो इनिशियल और यानी कि फाइनल स्टेप, ये तो सिंपल सिंपल है कि ग्लूकोकाइनेज इसके अंदर कॉमन है। काइनेज का मतलब ये है कि फॉस्फेट उसने लगा दिया। काइनेज जो है वो आपको कैसे समझाऊं, तो ऐसे ही याद करना। ग्लूकोकाइनेज, काइनेज ने फॉस्फेट लगा देना ग्लूकोज के साथ। अच्छा, उसके बाद हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मुराद ये है कि ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का मतलब है कि 1 नंबर पे आ गया, तो फॉस्फेट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो फॉस्फो ग्लूको ग्लूको फॉस्फेट था उसके अंदर, ग्लूकोज भी था, तो फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज, म्यूटेशन का मतलब पता है चीज को चेंज कर देना। तो उसने थोड़ा सा बस पोजीशन चेंज किया, तो फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज। तो एंजाइम इस तरह याद करना है कि उसने उस पोजीशन को चेंज कर दिया। अगर आपसे सर पूछते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फो भी लगा हुआ है, ग्लूको भी लगा हुआ है, दोनों चीजें हैं, सिर्फ म्यूटेशन हुई है ग्लूकोज के फॉस्फेट की। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो यूडीपी ग्लूकोज में जाएगा। यूडीपी ग्लूकोज के लिए जाहिर सी बात है यूडीपी, तो यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा जिस बाय यूजिंग यूटीपी। जैसे हमारी एटीपी होती है ना, ऐसे ही यूटीपी होती है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हमने याद की हुई है पहले भी, एडेनिन, टायरोसिन, यूरिडीन, इस तरह करके हमने 3 4 याद किए थे। ठीक है, साइटोसिन भी थी। तो अब इसके अंदर क्या है कि वो यूटीपी जो है वो आगे यूजिंग यूडीपी बन जाएगी आगे, तो एक जो इसका फॉस्फेट अब रिलीज हो जाएगा और यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा। ओके, आ यूडीपी ग्लूकोज बाइंड विद ग्लाइकोजेनिन टू फॉर्म अब एक ये ग्लाइकोजेनिन है। जेनिन का मतलब होता है बनाने वाला, ठीक है, तो ग्लाइकोजेनिन का मतलब है कि ग्लाइकोजेनिन। अब ये जो एक ग्लूको यूडीपी ग्लूकोज बेसिकली होता ये है कि हमें हमेशा एक प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर का मतलब ये होता है कि 3 4 5 यूनिट्स की चेन। ठीक है, जब वो जैसे ना होता है ना कि छोटी सी एक चेन बन जाए ना, उसके बाद हम सिक्के वो जो है ना कड़ियां जोड़ते जाए और आगे बनता जाए। अब जो बेसिकली ग्लाइकोजन सिंथेटेज है ना, ये मेजर एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। यानी कि मेजरली किसने सिंथेटेज का मतलब है बनाने वाला, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस मेजर एंजाइम है। लेकिन ये तब तक काम नहीं करता जब तक कि एक पहले से ग्लाइकोजन का प्राइमर ना बना। प्राइमर से मुराद ये है कि 3 4 ग्लाइकोजन कोई अलहदा स्ट्रक्चर नहीं है, बस ग्लूकोज अब आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, ग्लाइकोजन बना देते हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोजन, तो 2 के 4 के 6 जितने मर्जी जुड़ते हैं। अब वो कहता है कि 4 या 5 जो है ना 4 यूनिट का प्राइमर बनता है। प्राइमर कैसे बनता है, वो ग्लाइकोजेनिन बनाता है। ग्लाइकोजेनिन, फिर अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्लाइकोजेनिन ही सारा प्रोसेस कंटिन्यू कर ले, हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस की जरूरत क्यों है। तो ग्लाइकोजेनिन इज बेसिकली ये इतना फास्टली काम नहीं कर सकता और इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, तो इसका काम है छोटा। तो ये क्या करेगा ग्लाइकोजेनिन, लेकिन इसकी ये कैपेबिलिटी है कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पकड़ के उसके आगे 2 3 मॉलिक्यूल जोड़ के प्राइमर बना सकता है। तो ग्लाइकोजेनिन प्राइमर बनाएगा एक छोटा सा, और उस प्राइमर के ऊपर फिर ग्लाइकोजन सिंथेटेज काम करेगा। सिंथेटेज ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो है पकड़ के फिर उसकी लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकोजन बनाता जाएगा। जैसे जैसे बाहर से ग्लूकोज आता जा रहा है एक्सेस का, तो वो इस तरह ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज होता जाएगा। कितना कितना, लिवर के अंदर 500 ग्राम, लिवर के अंदर सॉरी 100 ग्राम, मसल्स के अंदर 500 ग्राम, लिवर के अंदर 7% ऑफ वेट, और मसल के अंदर 1% ऑफ वेट। ओके, तो ये एक जनरल स्टेप है। अब इसके अंदर मैं आपको ना वो स्टेप वाइज चलते हैं। बेसिक पहला स्टेप ये है फोस्फोराइलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि ग्लूकोज को हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, तो पहला स्टेप तो ये है। अब हेक्सोकाइनेज है या ग्लूकोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज कहाँ पे होगा, मसल्स के अंदर। मेरे ख्याल मैंने ऊपर गलत बोल दिया, हेक्सो और ग्लूको उल्टा बोल दिया था, सॉरी। सो बेसिकली हेक्सोकाइनेज जो है ये आएगा
मसल्स मसल्स ब्रेन और एडिपोज टिश्यू के अंदर, और जो ग्लूकोकाइन होते हैं लिवर और पेंक्रियाज के अंदर। पेंक्रियाज बेसिकली लिवर के साथ ही होते हैं और इनका काम क्या होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज करना। तो अगर आपको ग्लूकोकाइनेज की कमी हो जाती है तो ना तो लिवर के अंदर स्टोर होगा और ना ही पेंक्रियाज को आप ये सिग्नल दे पाओगे कि ब्लड बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ओके, सो लोकेटेड इन मसल ब्रेन एंड एडिपोज टिश्यू, ये लोकेटेड लिवर और पेंक्रियाज के अंदर। इनहिबिटेड बाय हाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो हेक्सोकाइनेज है मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर, ये क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन बना रहा है, हेक्सोकाइनेज बना रहा है। इस तरफ कौन बना रहा है, ग्लूकोकाइनेज बना रहा है। अब अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया तो हेक्सोकाइनेज जो है, यानी कि जो मसल्स वगैरह के अंदर है, वो इनहिबिट हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग डाउन हो जाएगी कि अब जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो अब आप फंक्शनिंग रोक दो। लेकिन लिवर के अंदर ग्लूकोकाइनेज जो है, ये उसकी वजह से इनहिबिट नहीं होता। जितना मर्जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाए, इसने अपना काम करते जाना, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते जाना, एक्स एक्स ग्लूकोज को। ओके, can attach more glucose, can attach less glucose. Insulin don't influence it by any in any individual, influence induced by insulin in non resistant people. नॉन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, यानी कि वो पर्सन जो कि इंसुलिन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जिनके सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनके अंदर ये इंड्यूस होती है ग्लूकोगन। So phosphorylation of glucose in glucose 6 phosphate decrease level of free glucose that cause more blood glucose to enter into the cells. अब फॉस्फोराइलेशन से क्या हो रहा है कि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी कि ग्लूकोज सेल में आता जा रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन कर जाएगा, और ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है ग्लूकोज की एंट्री हो रही है सेल के अंदर। अब GLUT2 इज प्रेजेंट इन लिवर एंड डोंट डिपेंड अपॉन इंसुलिन फॉर ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोकाइनेज ऑफ मसल इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। ये हमने ऊपर बात की है ग्लूकोकाइनेज ऑफ मसल्स। यार यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रही है, ग्लूकोकाइनेज ऑफ मसल इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, ऊपर हमने ग्लूकोकाइनेज की बात ही नहीं की शायद। हेक्सोकाइनेज इन मसल, ग्लूकोकाइनेज इन लिवर, सही कर रहे हैं। मतलब हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज सेम ही नाम दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर टाइप 1 2 है, इसके अंदर टाइप 4 है, टाइप का एक फर्क आएगा, वो आप टाइप के हवाले से याद कर लेना। ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास बन गया, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना पड़ा है। अब उससे हमने बनाना है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वन का क्या मतलब है कि सिर्फ एक फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है, उसने फॉस्फेट को कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज पे कन्वर्ट कर देना है। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अदर देन एटीपी वर्क एज एक्टिवेटिंग एजेंट हेयर। अब न्यूक्लियोसाइड, साइड है, टाइड नहीं है, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ये जो एटीपी के अलावा और भी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होंगे, जैसे कि ऊपर भी हमने एक बात की थी, जैसे यूडीपी की बात की थी यहाँ पे, तो ये भी ट्राइफॉस्फेट ही है, डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है अदर देन एटीपी, एटीपी नहीं, उसके अलावा जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग एजेंट का काम करेंगे। अब आगे हमने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो यूडीपी ग्लूकोज में जाएगा, यूडीपी ग्लूकोज फोस्फो पायरो फोस्फोराइलेज, ये एंजाइम है, यूडीपी ग्लूकोज दोनों लेके आगे पायरो फोस्फोराइलेज। फोस्फोराइलेज का मतलब ये था LASE का उतारना, तो फोस्फोराइलेज उसने क्या कर दिया, उसका फॉस्फेट उतारा कि नहीं उतारा, उतार दिया, मतलब ग्लूकोज के ऊपर से उतार दिया। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था ना, तो यूडीपी पे यूडीपी जो है वो यूटीपी से बना था, यानी कि ट्राई फॉस्फेट थे, उसके ऊपर 2 फॉस्फेट आ गए और 2 फॉस्फेट जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। यूडीपी कम आफ्टर रिलीज ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम यूटीपी, तो यूटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज होगा, यूडीपी होगा, और वो आके ग्लूकोज के साथ क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया, यूडीपी ग्लूकोज। आगे यूडीपी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और यूडीपी का रिलीज हो जाना, ग्लाइकोजन बन जाएगा और यूडीपी रिलीज हो जाएगा। वो कैसे होगा, ग्लाइकोजन सिंथेटेज कन्वर्ट करेगा यूडीपी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में विद इन सेल, बट इट कैन ओनली ऐड यूडीपी ग्लूकोज टू अ प्राइमर। वही बात के 4 यूनिट का प्राइमर होना चाहिए। प्राइमर कौन बनाएगा, प्रोटीन है एक ग्लाइकोजेनिन, वो क्या करेगी, पहले यूडीपी ग्लूकोज को टायरोसिन से बाइंड करेगी। बेसिकली क्या है कि जो ग्लाइकोजेनिन है ना, ये एक प्रोटीन है और इसके अंदर एक टायरोसिन है, टायरोसिन रेजिड्यू इसके अंदर है। टायरोसिन बेसिकली एक अमाइनो एसिड है। तो प्रोटीन ग्लाइकोजेनिन के अंदर टायरोसिन है, तो बेसिकली टायरोसिन के साथ पहला यूडीपी का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच करेगा,
और उसके बाद वो अलाउ करेगा कि चार ग्लूकोज यूनिट का एक प्राइमर बना दिया जाए। उस प्राइमर के ऊपर फिर ग्लाइकोजन सिंथेटेज काम करेगा और क्या कर देगा, पूरे का पूरे फिर आगे चेंज बनने शुरू होंगे, फॉर्म्स ऑफ ब्रांचिंग चेन। अब ब्रांचिंग के अंदर क्या है कि ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो है ये सिर्फ सिंगल, जैसे ये वन लाइनर बन रहा है ना, स्ट्रेट चेन बन रही है, तो ये सिर्फ स्ट्रेट चेन ग्लूकोज के बना सकता है, इसके कैपेबिलिटीज के अंदर ब्रांचेस नहीं है। तो उसके लिए अलग से एक इंजाइम है, branching enzyme which transfers 7 residue oligosaccharide segment from the end of main glycogen chain to a C6 hydroxyl group। रट्टा मार लो, सिंपल सा बात है कि एक ब्रांचिंग एंजाइम है जो कि चेनिंग ब्रांचिंग करवाएगा। मतलब इस तरह अगर ये स्ट्रेट चेन चल रही है ना आपकी, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन इस तरह चल रही है, पूरा एक चेन चल रही है, तो वो यहाँ पर इनके साथ अटैच करना शुरू कर देगा, तो ब्रांच बननी शुरू हो जाएंगे। तो बस सिंपल उसका मतलब यही है। आगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कि ग्लाइकोजन बन गया। अब ग्लाइकोजन टूटना कब है? टूटना तब है जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और हम बाहर से फूड इनटेक नहीं करेंगे। तो उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन एनर्जी इन बॉन्ड। अब जब ग्लाइकोजन बना ना, तो ग्लाइकोजन के दरमियान क्या बने, बॉन्ड्स बने, उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, राइलेज का मतलब मैंने आगे बताया था कि फॉस्फेट उसका क्या होना है, उतार देना। फॉस्फेट एनर्जी के अंदर, जब फॉस्फेट के ही अंदर एनर्जी होती है, तो कैन ब्रेक अल्फा 1,4 बॉन्ड ओनली, नॉट 1,6। अब 1,4 जो है लिंकेज है, ये स्ट्रेट चेन की है अल्फा की, और 1,6 जो है ये ब्रांच चेन है। तो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो था वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना सकता था ग्लूकोज का, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये सिर्फ 1,4 तोड़ सकता है, 1,6 नहीं तोड़ सकता। इसके लिए फिर और एंजाइम चाहिए। ओके, अच्छा, इसके अंदर ये था कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, हमने ऊपर बात की थी फॉस्फोराइलेज की। अब ग्लाइकोजन, जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेसेज जो है वो सिर्फ 1,4 लिंकेज बना सकता है, 1,6 के लिए हमें कौन चाहिए था, ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए था। इसी तरह जब हमने तोड़ने की बात करनी है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ 1,4 लिंकेज को तोड़ सकता है। 1,6 लिंकेज को तोड़ने के लिए हमें कौन चाहिए होगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम। जैसे हमें ब्रांचिंग चाहिए था, यहाँ पे डी ब्रांचिंग चाहिए। अब डी ब्रांचिंग टूटने के बाद हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आ जाएगा, अल्टीमेटली हम वापस जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आ जाएगा टूटने के बाद। अब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इसको हमने कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो बात वही वही एंजाइम है, क्योंकि अब सिर्फ पोजीशन ही चेंज करनी है ना हमने। फॉस्फेट की पहले 6 नंबर से 1 पे ला रहे थे, अब 1 से वापस 6 पे भेजना है। तो 1 से 6 पे कौन भेजेगा, सेम एंजाइम फोस्फोग्लूको म्यूटेज। जैसे पीछे एंजाइम था वही यहाँ पर आके काम कर रहा है। अब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है। अब हमारा अगला कदम, जी 6 फेट, उसकी किस्मत क्या है? अगर तो वो लिवर और किडनी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो सिंपली फ्री ग्लूकोज के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के आगे फिर जाके डिफरेंट सेल्स के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। अगर मसल के अंदर ये काम हो रहा है, जो मसल की ग्लाइकोजन थी, तो डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एटीपी के अंदर, बजाय ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के। इससे आगे एटीपी का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एटीपी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना एक लाजमी मतलब चीज है, ठीक है, होना ही होना है, वो लाजिम है कोई भी रिएक्शन के लिए। तो जब वापस लिवर और किडनी के अंदर क्या होगा, फ्री ग्लूकोज बना, ग्लूकोज जाएगा मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर पहले ही मसल सेल्स के अंदर ही ये रिएक्शन हो रहा है, तो वो सिंपली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बजाय ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का डायरेक्टली उसकी एटीपी बना देगा। ओके, आगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दो मैकेनिज्म है जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले कोवलेंट रेगुलेशन ऑफ फॉस्फोराइलेज, और दूसरा है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। होगा क्या कि ग्लूकागोन है, कैटेकोलामाइंस हैं, एपिनेफ्रिन और एंड नॉन एपिनेफ्रिन। कैटेकोलामाइंस के आगे दो टाइप हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये दो तीन तरह के जो एंजाइम है ये बेसिकली क्या करते हैं, सेल की रिसेप्टर साइट पे बाइंड करेंगे एंड कॉज एडिनाइल साइक्लेज टू प्रोड्यूस CAMP। CAMP होता है कंप्लीमेंट्री, होता है ये साइक्लिक होता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या सिग्नल करता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सिग्नल ये करता है कि भाई एनर्जी कम है। AMP, ADP, ATP। मोनोफॉस्फेट का मतलब है एक फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और फिर आगे ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि एनर्जी फुल है।
एएमपी का मतलब यह है कि एनर्जी नहीं है तो एनर्जी बनानी है। एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। तो ब्रेकडाउन इस तरह क्या होगा कि ये दो तीन जो इंजाइम है ये CAMP के प्रोडक्शन करवाएंगे। इन शॉर्ट CAMP आगे फॉस्फोराइलेज बी एक्टिवेट करवाएगा फॉस्फोराइलेज बी इंटू फॉस्फोराइलेज ए। फॉस्फोराइलेज बी इंटू ए, दिस एक्टिवेशन डन बाय फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेज स्टार्ट ब्रेकिंग ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। तो बेसिकली फॉस्फोराइलेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा सकता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली जब CAMP आएगा तो CAMP विल एक्टिवेट दिस एंजाइम। और जब ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है बी और एक्टिव फॉर्म है ए, तो ये ए फॉर्म में करवाएगा और ए फॉर्म जो एक्टिवेशन के बाद जो है कि ग्लाइकोजन की ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन करवा देगी। एलोस्टेटिक एक्टिवेशन इज बेसिकली इन लो एनर्जी इन बॉडी, ATP कन्वर्ट इनटू AMP। वहां पर एंजाइम्स प्रोड्यूस करवा रहे थे, यहाँ पर वो AMP जो है वो लो एनर्जी की वजह से ATP की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। AMP बाइंड टू स्पेसिफिक साइट ऑफ ग्लाइकोजन। AMP वही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी पे करेगी, अटैच करेगी, उसको एक्टिव करके उसकी जो है ना ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को स्टार्ट करवा देगी। ये दो मैकेनिज्म ऑलमोस्ट मिलते जुलते से ही हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो ये दोनों मिलते हैं, इसलिए इसमें जो है वो हार्मोन ये जो एंजाइम्स कॉज हैं और इसके अंदर ये ATP की यानी कि लो एनर्जी इन बॉडी ये इसका फिर कॉज बनती है। और ये फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन करवा रहा है और इधर जो एक्टिवेशन है वो ये AMP डायरेक्टली बाइंड करेगी और फॉस्फोराइलेज with thus enzyme activity, thus enhancing enzyme activity। यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी फॉस्फोराइलेज की इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से ग्लाइकोजन की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। फॉस्फोराइलेज जिसके आगे एंड पे एज आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये एंजाइम है। आगे फॉस्फोराइलेजेस हैं, दो तरह के फॉस्फोराइलेजेस होंगे, मसल फॉस्फोराइलेजेस एंड लिवर फॉस्फोराइलेजेस। मसल इन स्ट्रेस एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जो हमने ऊपर कोटिकोलामाइन जो हमने बात की थी वही एंजाइम है। और इन नर्वस स्टिमुलेशन यानी कि स्ट्रेस अगर कंडीशन होगी तो ये दोनों एंजाइम, और अगर नर्वस स्टिमुलेशन वैसे हो रही है तो कैल्शियम के आयंस ये क्या करेंगे? CAMP की इनहेंस करवाएंगे। CAMP का लेवल ऑटोमेटिकली फॉस्फेट मिलके फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेट 1 के साथ मिलके, बेशक ये ना भी लिखो, इसके साथ मिलके क्या करेगा? फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करवाएगा कोवलेंटली। इसकी वजह से आगे रिएक्शन होगा। जबकि लिवर फॉस्फोराइलेज इसके अंदर हार्मोन